सीडी में, जहां पर मैं आपके साथ हूं कविता थपलियाल, और हर हफ्ते हम आपको बाजार के ऐसे दिग्गज हस्ती से मिलाते हैं जो न सिर्फ आपको पोर्टफोलियो को लेकर सलाह देते हैं बल्कि बाजार की दशा और दिशा के बारे में भी समझाइश देते हैं। हाल ही की डेवलपमेंट हम सब जानते हैं कि जीएसटी का डबल बोनांजा यहां पर जो है सरकार की तरफ से हम सबको मिला है। 22 सितंबर से जो है ये दरें लागू हो जाएंगी और 5-18% के बीच यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अब जीएसटी लगेगा। अधिकतर आइटम्स में हमने देखा है कि यहाँ पर जीएसटी अब घटती हुई दिखाई दे रही है। यानी आपको एसी खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, यानी आपका किचन का बजट भी है वो भी यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फायदे बहुत सारे हैं, खरीदारी खूब जमकर होने की उम्मीद है, ग्राहकों के लिहाज से भी, खरीदारों के लिहाज से भी और कंपनियों के लिहाज से भी यहाँ पर फायदे की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसको आपके पोर्टफोलियो के नजरिए से हमें कैसे देखना है? अगर किसी भी तरह की बदलाव अपनी रणनीति में करना है तो वो आप अभी कैसे कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसको हम कैसे समझें और कैसे देखें? अब बारीकी से इसी पर बात करेंगे। और राजफिन सर एमसीए के सीईओ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, निमेश चंदन। निमेश, हाय, आपका स्वागत है। और जीएसटी पर ही बात करना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि इसका फायदा जरूर ही हम देखेंगे कि लोगों की खरीदारी में होता हुआ दिखाई देगा। और नवरात्रि से जो है ये नई दरें लागू भी हो जाएंगी 22 सितंबर से। अब सवाल यहाँ पर मुझे आपसे ये पूछना है कि 48,000 करोड़ का एक दिवाली गिफ्ट जो कि सरकार बोल रही है कि वो मैनेज हो जाएगा। तमाम जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हिट जरूर है, लेकिन फिर भी सब सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर इस पूरे कदम में चल रहे हैं। टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो पार्शियली इंपैक्ट हम सेट ऑफ होता हुआ देख रहे हैं, खासतौर से टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वहां पर थोड़ी सी राहत मिलेगी। महंगाई निमेश देखिए तो अपने लोएस्ट पर फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। कंजम्पशन, केपेक्स टू कंजम्पशन की एक थीम जो कि मेरे ख्याल से काफी समय से प्ले आउट होना शुरू हो चुकी है, जिसका फायदा हम होता हुआ अब देख ही रहे हैं। ओवरऑल इसकी टाइमिंग को लेकर, ऐलान को लेकर, अगर एक फंड मैनेजर के नजरिए से मुझे समझना हो तो आप कैसी स्थिति देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म में तो निमेश हम जानते हैं फायदा होगा, मैं आपसे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी इसके समझना चाहती हूं। शुक्रिया कविता, इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो। आपने बहुत सारे पहलू इसके अभी जो मेंशन किए, एक एक करके उसको देखते हैं। पहले तो कि अगर हम सिर्फ जीएसटी, ये जो ब्याज दर कम हुए हैं, जो जीएसटी रेट्स में कटौती आई है, अगर उसका इम्पैक्ट देखें तो उसका लगभग 0.3 to 0.4% जीडीपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उतनी जो स्टिमुलस दी है इन अ वे, वो इकोनॉमी में कंजम्पशन को ड्राइव करने में या लोगों को प्रीमियमाइज करने में या बेटर स्पेंडिंग करने में मदद करेगा। तो दैट विल बी अ बूस्ट टू कंजम्पशन इन द जीडीपी। इन्फ्लेशन क्या करता है कि इन्फ्लेशन हर साल हमारी जेब से चुपके से कुछ पैसे निकाल के लेके जाता है। जब ये जीएसटी रेट्स कम होते हैं तो ये समझिए कि ये चुपके से आपके पॉकेट में कुछ पैसे आ गए, आपकी कुछ सेविंग्स बढ़ गई। अब उसमें जो ग्राहक हैं या तो कोई और नई चीजें लेंगे, प्रीमियम चीजें लेंगे, या फिर किसी और क्षेत्र में स्पेंड करेंगे या सेव करेंगे, बट इकोनॉमी को इसका फायदा होगा। और अगर हम मिला लें जितनी भी स्कीम्स या स्टिमुलस जो सरकार ने दिए हैं टिल डेट, जैसे कि अबाउट 0.3% ऑफ द जीडीपी का इंपैक्ट आया जब उन्होंने इनकम टैक्स रेट कट की। जो आरबीआई गवर्नर ने 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किए इंटरेस्ट रेट में, उसका भी ग्राहक को फायदा होगा, क्योंकि ईएमआई, हाउसिंग लोन्स, उस पे जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कम हो जाता है। अगर हम देखें कि इन 2026 जनवरी सरकार एग्स पे कमीशन लाने वाली है, उसका भी लगभग 1 to 1.2% जीडीपी तक का फायदा हो सकता है, बिकॉज दैट विल बी अनदर इनकम जो सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरी इंक्रीज करेगी उसमें आएगा। तो अगर इन सबको हम मिला लें तो इस साल कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। ये फेस्टिव सीजन से ही शुरू हो जाएगा, हम देखेंगे कि शायद दिस टाइम वील हैव अ वेरी गुड फेस्टिव सीजन। तो ओवरऑल अगर मैक्रो सिचुएशन देखें तो लगभग 2% ऑफ द जीडीपी का पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है ऑन ग्रोथ, एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो जीडीपी की रहेगी। जो टैरिफ का जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट रहा है, वो अगर हम सारे क्षेत्र मिला लें तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 to 0.4% का इंपैक्ट।
तो अब तक जो सरकार ने थ्रू टैक्स कट, थ्रू इंटरेस्ट रेट कट दिया है, वो एक्चुअली टैरिफ के नेगेटिव इम्पैक्ट से कहीं ज्यादा है। और इससे क्या होगा, मार्केट में जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी कि अब ये हायर ग्रोथ रेट पे लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं। तो इस साल हम इनकी जो अर्निंग्स या प्रॉफिट के जो अनुमान है वो शायद थोड़े से मार्जिनल चेंज करें, बट लॉन्ग टर्म में इनका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है या इनका जो वैल्यूएशन है वो एक अच्छा खासा अपवर्ड री रेटिंग ले लेगा। तो अब क्योंकि कंजम्पशन पर मोटे तौर पर हम बातचीत कर भी रहे हैं, मेरे ख्याल से लगातार बाजार के काफ़ी सेशंस में भी हम देखें तो इसी से जुड़ा क्षेत्र और इससे से जुड़ी थीम्स प्ले आउट भी हो रही हैं। देखिए, जहाँ तक कंज्यूमर पूरे सेक्टर की बात है निमेश, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये समझाएं कि कुछ फैक्टर्स जो कि ऑलरेडी हमने पहले से प्ले आउट होते हुए देख लिए हैं, कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा कि ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी था, और कुछ वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी काफी पोटेंशियल रखते हैं प्ले आउट होने में। डिस्ट्रेस की मैं बात कर रही हूं। ओवरऑल अगर इसको समझना हो तो मैं किस किस खेमों में उसको समझूं और कहां कहां आपको लगता है कि यह पोटेंशियल अभी भी काफी बचा हुआ है? तो अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2 साल से कंज्यूमर स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट। 2 साल से लोगों का, जो निवेशकों का ध्यान रहा है वो कैपेक्स या गवर्नमेंट पीएसयू या डिफेंस उनकी तरफ रहा है, ताकि जब उनमें ग्रोथ है, उनकी ऑर्डर बुक में ग्रोथ है तो ये स्टॉक चलते थे। कंजम्पशन को, बिकॉज इट वाज स्लो ग्रोइंग और थोड़ा सा डिमांड साइड पे थोड़ी सी वीकनेस रही लास्ट 2 साल में, तो ये कंज्यूमर स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। इस साल इन कंज्यूमर स्टॉक्स ने जस्ट अभी चलना शुरू किया है, तो द लॉन्गर टर्म जो उनकी जर्नी है वो अभी तो बहुत लंबी चल रही है। अब इसमें क्या होता है कि हर साइकिल में हम ये देखते हैं कि इसमें ट्रिगर क्या है कि इनकी री रेटिंग हो जाएगी या ये स्टॉक ऊपर चलेंगे। तो ये सब जो अनाउंसमेंट्स आती हैं वो एक ट्रिगर की तरह काम करती है, जो लोगों का ध्यान उन स्टॉक्स की तरफ लेके जाती है और इनमें जो बढ़त होती है थोड़ी सी तेज हो जाती है। अब एक्चुअली तो जीएसटी का अनाउंसमेंट पहले आया 15 अगस्त को, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात की। तो तब से मार्केट कंज्यूमर स्टॉक्स में ऑलरेडी पोजीशंस बिल्ड कर रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि अनाउंसमेंट के बाद कुछ दिन, 1-2 दिन, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडर्स ने जो पोजीशन बनाई है वो अगर उसमें प्रॉफिट बुक करें तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर आ सकता है या ज्यादा ऊपर ना जाए। बट जैसा मैंने कहा कि ये सब चेंजेस लॉन्ग टर्म चेंजेस है और इंडिया को एक डेमोग्राफिक बेनिफिट है कंजम्पशन। तो लॉन्गर टर्म इन कंपनीज के जो मल्टीपल्स हैं, जो हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो या उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनाते हैं, तो वो ऊपर और चल सकते हैं। अब ऑटोमोबाइल्स में स्पेसिफिकली काफी स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ही शार्प अपमूव दे चुके थे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ समय तक उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहे या उनके जो मूवमेंट हो वो थोड़ी फ्लैटिश हो जाए। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे पॉजिटिव सरप्राइज आए हैं, जैसे कुछ कंज्यूमर सर्विसेज लाइक क्यूएसआर हैं, कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें काफी अच्छी जो जीएसटी कट आएगा उसका इंपैक्ट पॉजिटिव हो सकता है। अनब्रांडेड टू ब्रांडेड में स्विच हो सकता है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में स्विच हो सकता है, तो इनमें वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो ऑटो सेक्टर में कहूंगा कि वाइल टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स अच्छा करेंगे, लेकिन शायद ऐसा हो कि स्टॉक प्राइसेस कुछ हद तक इसमें ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुके हैं कि ये जो कट आने वाले हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज हैं, कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, व्हाइट गुड्स हैं, इसमें इसका आपको आगे और थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल सकती है विद इन दिस ईयर। मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि एक तरह से कैपेक्स टू कंजम्पशन ये एक पूरा नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत समय से, जैसा कि आपने भी कई बार समझाया, हम इस पूरे थीम के प्ले आउट होने का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ा सा मुझे रूरल और अर्बन सिनेरियो समझना है आपसे। रूरल ने यहाँ पर तेजी दिखानी शुरू कर दी है, अर्बन धीरे धीरे कैचअप हो रहा है, लेकिन उसकी पेस अभी भी हमें रूरल के मुकाबले थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हेडविंड्स की कोई कमी है, ठीक है, और निश्चित तौर पर अभी तक तो फिलहाल हमें सब ग्लोबल अनसर्टेनिटी ही है जिसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
हम जानते हैं घरेलू स्तर पर निवेश हम बहुत मजबूती से खड़े हैं और कंजम्पशन, बिकॉज भारत का मेरे ख्याल से आधार ही काफी हद तक डोमेस्टिक कंजम्पशन है और उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर इकोनॉमी काफी हद तक, अर्थव्यवस्था चलती भी है। बट हैविंग सेड दैट, रूरल वर्सेस अर्बन की जब मैं बात करूं, ग्लोबल हेडविंड्स की अगर मैं बात करूं, तो कितना इंपैक्ट कहां पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये अभी भी एक रेड फ्लैग आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो आपने अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकाला इससे कविता। मैं आपको ये कहूंगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, भले ही हम इमर्जिंग मार्केट है और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो काफी फास्ट है बाकी कंपेरेबल इकोनॉमी से, हमारा जो जीडीपी स्ट्रक्चर है ना वो एक डेवलप मार्केट की तरह है। 2/3 ऑफ द जीडीपी हमारी जो है प्राइवेट कंजम्पशन में। एक्चुअली प्राइवेट कंजम्पशन गिव्स यू अ स्टेडी ग्रोथ। जो हमारी जीडीपी में लेस वॉलेटाइल ग्रोथ जो आती है इज बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट कंजम्पशन, जो एक स्टेडी पेस पे ग्रो होता रहता है। एंड अभी 2/3 ऑफ आवर जीडीपी इज प्राइवेट कंजम्पशन। और इसमें अगर स्टिमुलस आता है तो आप ये सोचिए कि अ लार्ज पार्ट ऑफ जीडीपी इज एक्चुअली मूविंग अप। इसमें अगर हम स्प्लिट करें बिटवीन रूरल एंड अर्बन, रूरल लास्ट 2 साल से अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर से अच्छा कर रहा है। लास्ट ईयर भी मानसून अच्छे रहे, इस साल भी मानसून की स्टार्टिंग अच्छी हुई है, तो रूरल डिमांड जो है वो अच्छी पिकअप कर रही है। हाँ, कुछ महीनों के लिए बीच में बिकॉज ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में जो इश्यूज आए, जिसके उनके रेगुलेशंस चेंज हुए, उस वजह से लिक्विडिटी जो है रूरल में थोड़ी सी कम रही, बट वो भी अभी इट इज गेनिंग बैक। हाल ही में जो Q1 के रिजल्ट्स आए उसमें मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर कंपनीज ने ये भी कहा कि रूरल तो अच्छा कर ही रहा है, बट नाउ दे सी इंप्रूवमेंट इन अर्बन कंजम्पशन ऑल्सो। तो उनको अर्बन कंज्यूमर से अभी स्ट्रेंथ दिख रही है, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं कि यहां से जो है वो पिकअप अच्छा है। अब अगर हम टैक्स कट्स और ये जो ब्याज दर कम हुए अगर उनके इम्पैक्ट को मिला लें, तो वी वर एनीवे एक्सपेक्टिंग कि ये फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा रहेगा। जीएसटी के आने से ये सोने पे सुहागा हो गया कि आपको और भी एक अच्छा स्टिमुलस मिल गया है फॉर द कंज्यूमर साइड टू डू वेल। तो यस, लास्ट 2 साल से अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, बट इस साल ऑलरेडी साइंस दिख रहे थे और इसको एक फर्दर एक बूस्ट मिल गया है बिकॉज ऑफ द जीएसटी। चूंकि आप मेरे साथ हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेवरेज ले रही हूँ और तरह तरह के मुद्दों पर बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी नज़र और पकड़ तमाम क्षेत्रों पर है। बाजार के अलावा थोड़ा सा कंज्यूमर बिहेवियर पे मुझे बात करना है। देखिए, डेटा ये भी कह रहा है कि जो हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स है ना निवेश, वो 27 साल के लो पे चली गई हैं। 2010 के बाद हमने सेविंग्स में कमी आती हुई देखी है, कमजोरी आती हुई देखी है। बट हैविंग सेड दैट, क्रेडिट ग्रोथ आप देखिए, लोगों ने पर्सनल लोन धड़ल्ले से लेना शुरू कर दिया। उसमें से भी गोल्ड लोन हम देख रहे हैं कि तेजी से लोग ले रहे हैं, क्योंकि कीमतें यहां पर सोने की उच्चतम स्तर पे जा रही हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि हम एक तरफ तो मिडिल मैन को यहां पर ज्यादा पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा से मिडिल क्लास को लगता था कि हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अब उनको पैसा हाथ में मिल गया है, लेकिन दूसरी कहानी यह है कि वो खर्च भी खूब कर रहे हैं। देखिए, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए वो लोन ले लेकर अब जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन ही ले रहे हैं, लोन लेकर निवेश भी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट भी हमने बढ़ते हुए देखे हैं। एसआईपी के आंकड़े आप देख लीजिए, लगातार हर महीने नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? कंज्यूमर सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट और बिहेवियर को अगर मैं समझना चाहूं तो ये किस ओर अब भारत और भारत का कंज्यूमर और इन्वेस्टर जा रहा है? एक्चुअली कविता, अगर हम देखें तो जनरली हम जो सेविंग्स रेट या जो लोन ग्रोथ देखते हैं वो एक जनरलाइज करके देखते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में इतनी सेविंग्स रेट है या इतनी इनकी हाउस होल्ड बैलेंस शीट की लेवरेज जो हम कहते हैं कि उन्होंने कितनी बोरोइंग ले रखी है वो देखते हैं। बट एक्चुअली इन चीजों को सेगमेंट बाय सेगमेंट देखने की जरूरत है। इंडिया को एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बेनिफिट है। हमारी जो मीडियन एज है पॉपुलेशन की 28 ईयर्स ओल्ड। वी हैव अ लॉन्ग रनवे कि हर साल न्यू पॉपुलेशन विल कम इनटू द वर्कफोर्स, हाउस होल्ड में इनकम बढ़ती रहेगी, मोर एंड मोर इनकम अर्नर्स विल कम इन द हाउस होल्ड। लेकिन एज अ नेशन हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एक तरह से लाइक हाई पेस पे रखें, ताकि ये जो यूथ वर्कफोर्स में आ रहे हैं वो ठीक से एम्प्लॉयड रहे। सेकेंड एरिया इज कि इन्फ्लेशन ऐसा ना हो कि इनकी जो इनकम है वो सिर्फ जो फूड या जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसमें खर्च हो जाए और बाकी हर चीज के लिए उन्हें लोन लेना पड़े। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप
इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ साइकिल्स ऐसी आए, जैसे कि कोविड के समय या पोस्ट कोविड कुछ जो चेंजेस आए, उसमें ऐसा हो सकता है कि के शेप रिकवरी हो, कि जो ऊपर का जो सेगमेंट है इनकम का वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन नीचे के जो सेगमेंट है वहां पे ट्रबल हो, वहां पे उन्हें लोन लेने पड़ रहे हैं स्पेंडिंग के लिए। तो वो एक फेज आता है इकोनॉमी में। लेकिन सरकार ने ये ध्यान रखते हुए कुछ चेंजेस जो इस साल की हैं, उनका जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, हमें नेक्स्ट 2 या 3 साल में दिखाई देगा। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहीं कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि लोग लोन लेके या उधार लेके निवेश कर रहे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप लेवरेज करके इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप समय को अपना एनिमी बना रहे हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप समय को अपना दोस्त बना रहे हैं, कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप लोन लेके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप समय को अपना दुश्मन बना रहे हैं। अगर किसी भी रीजन से कुछ कुछ इश्यूज की वजह से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से अगर मार्केट नीचे आता है तो आप इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, क्योंकि आपको आपका लोन वापस चुकाना है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मैंने देखा है कि ओवरऑल इंडिया के जो निवेशक हैं वो बहुत मेच्योर हो गए। आप देखेंगे कि एसआईपी का फ्लो कितना स्ट्रांग है, 28,000 करोड़। ये अभी जो एक सेगमेंट था जो हम ये सोचते थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स तेजी में इन्वेस्ट करते हैं और मंदी में वो लॉस बुक करके निकलते हैं, ऐसा समय नहीं है अभी। अब काफी इन्वेस्टर्स जो है मेच्योर हो गए हैं, वो इनफैक्ट एवरी डिप पे या तो एसआईपी टॉप अप करते हैं या अपना निवेश इंक्रीज करते हैं। तो आई एम होपफुल। आपने जो इश्यूज कहे वो सही है, लेकिन आई एम होपफुल कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में हम एक बहुत अच्छे पिक्चर में पहुंच जाएंगे इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड बैलेंस शीट। एक और पॉइंट अगर आप अलाउ करें तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इंडियन हाउस होल्ड्स ने लास्ट 2 या 3 साल में ऑलमोस्ट हर एसेट में अच्छे पैसे बनाए। अगर आप लैंड में इन्वेस्टेड है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है आपने, तो उसमें आपके प्राइस ऊपर गए हैं। गोल्ड ने तो बहुत अच्छी रैली दी है फॉर द लास्ट 2 इयर्स। इक्विटी मार्केट भी वैसे देखा जाए तो अपने टॉप के पास ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा करेक्शन आया, रिकवरी भी अच्छी आई है। तो इंडियन मार्केट में हर एसेट क्लास में हाउस होल्ड्स ने जहां जहां इन्वेस्ट किया उन्होंने अच्छे एसेट, अच्छी अप्रिसिएशन देखी है। तो हाउस होल्ड बैलेंस शीट ज्यादातर लोगों की स्ट्रांग हुई है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे इनकम इज स्लो एंड लेवरेज भी बढ़ रही है, वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो मुझे अब समझना है कि कंजम्पशन में, क्योंकि हमने इतने विस्तार से बातचीत कर ली है, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप कितना वेटेज इस सेक्टर को अब दे रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोग हैं और जिस तरह से निवेशकों की जागरूकता बढ़ रही है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक थीम रिलेटेड फंड्स में निवेश करते हैं, स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो हर कोई अगर सिर्फ कंजम्पशन अपने पोर्टफोलियो में डालता रहेगा तो भी कोई फायदा नहीं है। जरूरत है कि आप डाइवर्सिफाई करें, और इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि ओवरऑल आपका एक्सपोजर कितना है एवरी सेक्टर में, वो भी आपको देखने की जरूरत है। बट हैविंग सेड दैट, आप अपने पोर्टफोलियोज में किस तरह से प्लेस्ड हैं कंजम्पशन थीम को लेकर, और उसके अलावा किन किन सेक्टर्स में अब आपने दाव लगाना शुरू कर दिया है, कंसिडरिंग टैरिफ अभी भी काफी हद तक इसकी परेशानी अभी भी हम झेल रहे हैं। बहुत अनिश्चितता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर कट हमारे पास कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं अभी दिखाई दे रहा फिलहाल। तो आप सेक्टर्स में कैसे प्ले आउट कर रहे हैं? तो कविता, एक्चुअली मार्च अप्रैल से मैंने आपके चैनल पे भी और मेरे जो आर्टिकल्स हैं उसमें लोगों को कहा है कि इंडियन डोमेस्टिक स्टोरी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है और लंबे समय तक ग्रोथ की स्टोरी है। तो डोमेस्टिक सेक्टर्स की तरफ बायस्ड रहे। और मार्च अप्रैल में तो बहुत अच्छा समय आया था जब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप हर एक कैटेगरी में करेक्शन आए थे, और वो एक अपॉर्चुनिटी की एड अभी भी। जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 2 साल से स्टॉक्स ने लार्जली अंडर परफॉर्म किया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे वैल्यू अवेलेबल है और ग्रोथ की जो उनकी एस्टिमेट्स हैं वो अपवर्ड रिवाइज हो रही हैं। तो जनरली तो हम लोग बुलिश हैं कंजम्पशन पे और ओवरवेट है, यानी एवरीथिंग फ्रॉम क्विक कॉमर्स से लेके रियल एस्टेट के स्टॉक्स तक हम हमारे पोर्टफोलियो में कंजम्पशन में इन्वेस्टेड हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुलिशनेस ऑब्वियसली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे है। कंज्यूमर जो लाइक वाइट गुड्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर लाइक रियल एस्टेट है, कंज्यूमर सर्विसेज लाइक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स वो हैं। क्विक कॉमर्स पे हम हमेशा बुलिश रहे हैं और उनमें फ्यू लिस्टेड कंपनीज हैं उन पे हम इन्वेस्टेड रहे हैं। और ये जो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो एक कंजम्पशन की तरफ
पॉजिटिवली टिल्टेड है। सेकंड सेक्टर जो हम इन्वेस्टेड हैं इज हेल्थ केयर सेक्टर, और उसमें डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इनका ग्रोथ जो है बहुत स्टेडी और बहुत अच्छा ग्रोथ है। कैश फ्लोज इन कंपनीज के अच्छे हैं, बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, तो उसमें हमें वैल्यू दिखती है। थर्ड सेक्टर जो मैं कहूंगा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे वैल्यूएशन जो है वो लास्ट 5 साल के एवरेज या 10 साल के एवरेज से नीचे चल। इनमें जो ग्रोथ जो है वो शायद सेकेंड हाफ ऑफ FY26 एंड FY27 में पिकअप करेगी, तो उसका फायदा होगा। तो काफी ऐसे सेक्टर्स हैं, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लार्ज NBFCs जो हैं, उनमें अपॉर्चुनिटी है टू पिक अप सम ऑफ द कंपनीज, और इनको क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पिकअप होगी इन द सेकेंड हाफ एंड द नेक्स्ट ईयर, तो उसका उनको फायदा मिलेगा। एक और कॉन्ट्रेरियन कॉल मेरी तरफ से आपके दर्शकों के लिए ये है, मेटल्स एंड कमोडिटीज जो है उसमें भी वी आर पॉजिटिव। ये स्टॉक्स भी काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी जो मेटल्स में ऐसी कंपनीज आ गई जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है उन कंपनीज की। जैसे ही इमर्जिंग मार्केट्स ग्लोबली अगर ग्रो करना शुरू करते हैं, डॉलर की वैल्यू नीचे आती है, तो इन कंपनीज को बेनिफिट होता है। तो ये एक लास्ट जो है कमोडिटीज में हमारा एक कॉन्ट्रेरियन कॉल रहा है और हम इसमें निवेश कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, लाइफ और हेल्थ को यहाँ पर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है। आईटीसी को लेकर कंपनीज कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएगा। कोई खास नजरिया आपका? देखिए, इन हेल्थ केयर जो जीएसटी तो डेफिनेटली पास ऑन हो जाएगा कस्टमर्स को, लेकिन उनको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता था उसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल प्राइस जो है, प्रीमियम्स जो है नीचे आएंगे, बट शायद आगे जाके मे बी नेक्स्ट ईयर और सो इन कंपनीज को कुछ इंक्रीज करना पड़े अपना प्रीमियम। बट ये कैलकुलेशन अभी भी लोग कर रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट आएगा। नेट नेट तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने की ही जरूरत है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ने सिग्नलिंग जो की है इसमें थ्रू जीएसटी, ये एक तो रेट्स उन्होंने कम किए टू इंसेंटिवाइज कि आपको कम दाम में वही चीज मिल रही है, बट एक गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नलिंग भी है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अब 0% या 5% पे आ गई हैं। उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि कुछ सिंग गुड्स हैं, जो लग्जरी गुड्स हैं, उनको हम हायर टैक्सेशन करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज जो लाइफ इंश्योरेंस के कुछ पॉलिसीज हैं, उन्होंने उन पे भी टैक्स रेट कम करके एक सिग्नलिंग की है कि हाँ, गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंप्लीटली कवर्ड रहें। एक लॉन्ग टर्म इंसेंटिव है वो लोगों के लिए कि आप ये इंश्योरेंस कवर्स या मेडिकल कवर्स जो है वो कंप्लीट रखें। ऑलराइट निमेश, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पहलुओं पर हमने बातचीत कर ली है, और जहाँ तक नैरेटिव बन रहा है, कंजम्पशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्ले जो कि किसी निवेशक को भी अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल नहीं छोड़ना चाहिए। इसको कैसे शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, हालांकि वो समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो भी हो, थोड़ा सा नज़रिया अपना लंबा रखें ताकि इसका जो फ़ायदा मिलना शुरू करे तो आप वो समय मिस आउट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, वरना सवाल तो मेरे पास बहुत रहते हैं आपके लिए, लेकिन आप जुड़े और मार्गदर्शन दिया दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इसी के साथ निवेश की ABCD में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।